सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। न्यूज़ पंच, मैं हूं आमना खटाना। आज गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है, जिससे पॉलिसी रेट 17.5% हो गया। स्टेट बैंक ने 10 जून को शरह सूद में 1.5% और 29 जुलाई को 1% कमी की थी। वजीर आजम ने इस पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम किया है और इसे मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद करार दिया है। अब सारी सिचुएशन में सवाल ये कि जो हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट में जो कमी हुई है, इसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेशन किस हद तक हम देख सकते हैं कि इसको डाउन या कम किया जा सकता है। आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ज़ाहिर शाह शराजी, और साथ ही साथ स्पेशली थैंक्स करेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। आप भी आज शो का हिस्सा हैं। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को, किस हद तक हौसला अफजा है, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, हम ना बड़े दिनों से इंतज़ार था कि ये स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट में अब कमी आएगी, क्योंकि हुकूमत ने, आपने देखा 3 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जो क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई जो है इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, 9.6% पे 23% से कम हो गई, इतनी आ गई है। उसके बाद से तवक्कुआत मेरी, आपकी, बिज़नेस कम्युनिटी की और जितने लोग हैं मार्केट प्लेयर, वो ये समझ रहे थे कि जी इसमें खातर खा इजाफा होगा। वैसे बायती पे मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये जिस तरीके से अगर ये जेन्युइनली 9.6% पे आई है हमारी महंगाई, कुछ लोग नहीं समझते आई है, और यही कहते हैं कि जी लास्ट ईयर का बेस लाइन तब्दील किया गया है, उससे ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इनफैक्ट महंगाई इतनी जेन्युइनली कम नहीं हुई, लेकिन बहरहाल 9.6 के फिगर को सामने रखते हुए तो ये कहा जा रहा था कि कम से कम 5% जो है ना ये इन्फ्लेशन, ये आपका इंटरेस्ट रेट, इसमें कमी आनी चाहिए थी। अब ये 19.5 से 17.5% आ जाना ठीक है, अच्छी बात है, इसको सराहा भी जा रहा है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कारोबारी लोग वो मायूस 5% या 10% सर बनता था इस पे जो हम देख रहे हैं एज पर जो इन्फ्लेशन रेट था। देखें चले, इनिशियली तो हम ना अगर 5% भी कर देते ना, वैसे तो हुकूमत देखें इतने अरसे से इसको कम कर रही है, तो सिर्फ 5% तक अब तक कमी आई थी इसमें इंटरेस्ट रेट में। अब इसमें 2% का कमी आ जाना भी चले देर आए दुरुस्त आए, लोगों का ख्याल है आगे चल के चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी। देखिए मसला क्या है, मसला इस वक्त यह है कि IMF जो है ना किसी सूरत में नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट कम करे। उनका एक ही जवाब, वो कहते हैं ग्रोथ को आप भूल जाएं, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हम ना जॉब क्रिएशन कैसी होगी, तरक्की कैसी होगी, मईशत का पहिया कैसे चलेगा। हुकूमत ने 3.5% ग्रोथ रेट रखा हुआ है, वर्ल्ड बैंक IMF कहते हैं जी नहीं 2.5% से ज़्यादा नहीं होगा, और ये एक अरसे से ही हो रहा है। आप मुझे बताएं ना हालात में आप क्या करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि, और वैसे भी आप देख लें सबसे बड़ी बॉर्डर तो हुकूमत है, उसका जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ना, उनके लिए मसाइल है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि जब ये निगोसिएशन हो IMF से, तो उनसे कहा जाए कि भी देखिए ये कितना सुसाइडल है आम आदमी के लिए, हमारे लिए, हमारी तरक्की जो है ना रुक के रह गई है, तो आप इसको बेहतर तरीके पे देखें। और ये अब जो मॉनेटरी पॉलिसी हम देखते हैं जो अब 15 दिन के बाद जिस अंदाज से इस पर रिव्यू होता है, तो ठीक है एक फ़ैसला किया गया, लेकिन बहुत सी लोगों की तवक्कुआत थी। अब सवाल एक और बड़ा अहम है कि सारे क्राइसिस में लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इस वक्त जो गुर्बत की सतह से लोग रहने वाले लोग हैं, 45% की तादाद उनकी हो गई है, वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि जी उन्हें गुर्बत से कैसे निजात मिलेगी, कैसे कमी आएगी, उनको रोज़गार कैसे मिलेगा। और ये $2 से $2.5 पर डे पे जो सस्टेन लोग कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया। ऊपर से बिजली के क्राइसिस ने आप देख लें, महंगी होने की वजह से वो कहते हैं 30% महंगाई में और इजाफा हो गया। तो अब देखें, अब ये फ़ैसला तो ठीक है, असल में बात यह है कि हुकूमत इसके बाद क्या फ़ैसला करती है। IMF ने तो ज़ाहिर है उनका तो एक कहा जाता है जी ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन, वो बेल्ट टाइटनिंग जो है ना वो कहते हैं करें, ग्रोथ को भूल जाएं और ये स्टेबलाइज करें अपने आप को। उसके लिए है कि जी आप सारे के सारे मामलात रोक दें, आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के रोक दें, कुछ ना करें। लेकिन मेरा ख्याल है हम ना कि अब तो कहते हैं ना इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ देनी चाहिए। वैसे भी देखें इतनी ज़्यादा, आज भी हम देख लें 17.5% की बोरिंग पे आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो जो तमाम हालात में बेहतर था। तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए
चाहिए कि इस पर बेहतर नेगोशिएशन करें और वाकईतन जो हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट में जो कमी की ज़रूरत है उसको मज़ीद कम किया जाए। जी ठीक है शाह साहब, एक तो इस पे सारी सिचुएशन, एक ये तो कहा जा रहा है ग्लोबली जो जिस तरह से ऑयल प्राइसेस शार्पली वो हमने देखा कि कम हुई हैं, ये वाले मामलात भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको करने के लिए आप समझते हैं कि ये जो अभी जिस तरह से ये कम की गई है, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट को भी कम किया गया है, तो ये कुछ हेल्प आउट करेगा इन्फ्लेशन को मज़ीद कम करने में? देखिए ऑब्वियसली करेगा। इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस मेरी नज़र में है। एक तो आप देखें कि स्टेट बैंक के जो रिजर्व है $950 अरब तक अभी मौजूद है, जो कि स्टेबलाइज है, और अगर मार्केट वैल्यू उसमें डाली जाए तो तकरीबन इस वक्त जो है वो रिजर्व $1450 अरब तक पाकिस्तान के हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है। दूसरा जो इस अपार्ट फ्रॉम जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी की वजह है, आप देखें आपके यहाँ पिछले 2 माह में जो इन्फ्लेशन रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया 9.64। ये एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था इस वक्त जो है वो रेट कम करने का। दूसरा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे ख्याल से ये है कि आलमी सतह पे जो भी मामला अपनी जगह पे हो रहे हैं, लेकिन ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वक्त जो फ़ायदा होगा वो ऑब्वियसली मईशत को और जो लोग हैं उसको, उनकी इकॉनमी को जो है वो इंटरेस्ट रेट से कम करने में ज़्यादा मामलत मिलेगी। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी नज़र से है वो ये है कि आपके पास जो इंक्रीज़ है आपकी ग्रोथ रेट में तकरीबन 2.5 से 3% तक, जो कि इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो चांसेस हैं। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मेरे ख्याल में ये करेंगे कोई 1 से 1.5% तक, लेकिन अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन आपको तकरीबन 2% तक इंक्रीज मिली है, डिक्रीज मिली है। स्टेबलाइजेशन अगर आप ओवरऑल देखा जाए, आपकी कंसिस्टेंसी अगर पॉलिसीज़ की है तो मेरे ख्याल में चीज़ें आगे जाएंगी। लेकिन फिर भी हमने जो बात करे थे एहतशाम साहब के बेल्ट टाइटनिंग, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को आपको कम करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स है, और साथ साथ आपने ये देखना होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ती है। एक्सपोर्ट्स किसी भी मुल्क की इकॉनमी को जो है वो बूस्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। तो अभी हमने देखा है कि एनर्जी क्राइसिस है, आपके पास जो इन्वेस्टर है वो भाग रहा है, इस हालात के अंदर कैसे ये हेल्प आउट करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो 2% का कट किया है ओवरऑल पॉलिसी रेट के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में आयदा फ़ायदा होगा। दूसरा, अब जो एक्सपेक्टेशन है मज़ीद आपके मुल्क के अंदर जो कारोबारी तबका है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तकरीबन 2025 तक ये 14.5% तक जाएगा, और वो एक रेशनलाइज रेट आपके पास 11, 11.5 से 14.5% रहा है हमेशा से आपके इंटरेस्ट रेट, जिसके ऊपर कारोबार हो सकता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर भी 19.5 तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन था। जब 21-22 तक था तो मेरे ख्याल में आपके कारखाने बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि इस रेट के ऊपर कोई कारखाना जो है या इंडस्ट्रियलिस्ट कारोबार नहीं कर सकता, ना कोई बिजनेस आप अट्रैक्शन कर सकते। आखिरी देखिए IMF जो जिस तरीके से आपको जो है वो लेके आ रहा है, इट इज़ पुशिंग यू टुवर्ड्स द वर्ल्ड, क्योंकि अगर 23वें के बाद 24वें IMF प्लान पे हम जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हमारी जो इकोनॉमिक इंडक्शन होती है IMF के लोन की शक्ल में, उसका ज़्यादातर मिस यूज़ होता है। 50% आपका तकरीबन आपकी शाखर्चियों पे खर्च होता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने इन तमाम शाखर्चियों को भी कंट्रोल करना होगा, और साथ साथ रियलिस्टिक जो जैसे हम बात करें कि शायद ये एक कहते हैं ना कि बबल टाइप ऑफ डिक्रीज नज़र आता है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि ये एक्चुअल होना चाहिए, कीपिंग इन व्यू जो आपकी। और आखिरी जो चीज़ है मेरे ख्याल में FBR की कलेक्शन भी काफ़ी बेहतर हुई है। आप भले जितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन टैक्स कलेक्शन में खातिर ख्वाह इंक्रीज के बाद मेरे ख्याल में स्टेट बैंक को ये फैसला करना चाहिए था, और उन्होंने नॉर्मली किया। तकरीबन 0.5% जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से इस दफ़ा जो इंटरेस्ट रेट जो है कम हुआ है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आते हैं। $7 बिलियन का जो हमने IMF पैकेज हमने वहाँ से अवेल कर रहे हैं, उसको देखते हुए एक तो जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल IMF इस हक में नहीं है कि आपका इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। हमने वैसे 2% ही किया है। एक्सपेक्टेशंस यहाँ के जो बिजनेस हल्के थे वो उनकी एंटिसिपेशन ज़्यादा की थी। तो आप किस तरह से मामला को देख रहे हैं, कैसे मैनेज किया जाएगा अब? रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों साहिबान ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ यही बात है कि अभी आपने जो जिस तरीके से ये कमी लाए हैं यकीनन खुश आइन तो है, लेकिन क्या आप कंसिस्टेंट रहेंगे इस पॉलिसी के अंदर? क्या IMF आपको करने देगा? अभी तो कर दिया, लेकिन अभी तक तो पैसा नहीं आया, और अगर पैसा नहीं आया तो उसकी बुनियाद के ऊपर हमने बादल देख के घड़े फोड़ दिए हैं। और अगर ऐसा किया है और IMF कल को हमारा फिर आर्म ट्विस्टिंग करता है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? वील बी कटिंग अ सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी एज वेल एज द होल कंट्री।
तो ये भी एक इशू है। दूसरी बात इसके अंदर जो है, जो कहा गया शाफर्चियों के हवाले से, देखिए हुकूमत ने कहा था कि हम अपनी पॉलिसी बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है अपने अखराजात को कमी लाएंगे, लेकिन अभी तक बड़ी लेविश अंदाज के अंदर हुकूमत चल रही है। जो सिक्योरिटी के नाम पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल्स हैं वो और पर्क्स जो है वो इंजॉय किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से मिनट मिनट जो प्राइवेट जहाज और जेट्स जो है वो जा रहे हैं, ये इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है। और गैर ममालिक के अंदर मुझे इस बात का बखूबी इल्म है, क्योंकि मेरे रवाबित रहते हैं, तो वो बता रहे थे मुझे कि आपके जब प्राइवेट जेट्स के अंदर लोग आते हैं और वहाँ 7 स्टार होटल्स के अंदर कयाम करते हैं अपने लाओ लश्कर के साथ और मांगने आए होते हैं कर्ज, तो हम जो है वो सवाए हंसने की और चैरिटी जो है वो सिर्फ कागजात की हद तक है। ठीक, ऑस्टेरिटी जो है वो कागजात में भी नहीं है ना, वो सिर्फ जबानी है। कागज में तो फिर भी जो है कोई डॉक्यूमेंटेड हो जाता है तो आपके ऊपर कुछ चीजें पड़ जाती हैं, लेकिन इस सबसे हट के देखिए एक्सपोर्ट्स के बुनियाद के ऊपर सबसे अहम है और सबसे बड़ी बात है मुल्क की सिक्योरिटी कंडीशन। एक तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है बड़ी हॉस्टाइल है और दिन ब दिन कोई ना कोई एक वाकयात होते हैं जिससे बिजनेस कम्युनिटी बहुत शिद्दत से मुतासिर होती है। सेकेंडली ये है कि ये जो आप इंडेक्स के ऊपर देखते हैं, ये कि जी आज बड़ी जबरदस्त मंदी हो गई या आज बड़ा उतार चढ़ाव आ गया, इससे तो मेरे ख्याल में आशारिया कुछ फीसद लोग जो है मुस्तफीद होते हैं। पूरे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं होता। आम आदमी को जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस तक नहीं पहुंच रही हैं। और ठीक है, ये हम फिगर वाइज ग्रोथ वाइज ये सारी चीजें अपनी जगह बात करते हैं, लेकिन रियलिटी इसके बरक्स है। रियलिटी ये है कि आपका डॉलर जो है बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है और उसकी भी वजूहात है। जब तक कि आप एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं लेंगे, आप एक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसके अंदर आपको बाकायदा मगरिब के चुंगल से आज़ाद होना पड़ेगा। अभी हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट ने यही बात कही कि IMF हमारी आर्म ट्विस्टिंग करता है, IMF जो है हमें जो है दीवार से लगा रहा है। लेकिन अगर IMF आपको दे आर पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, तो दिस मीन्स कि IMF इज हॉस्टाइल टूवर्ड्स पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। और अगर वो ऐसा है और हमारे पास IMF के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो बाकी ममालिक भी, आपको याद होगा कि डेवोस कॉन्फ्रेंस के अंदर सऊदी अरब तक ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को आइंदा जो मदद करेंगे हम जो है उसको IMF के साथ लिंक करेंगे। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें गैर ममालिक से रास्ता निकालना होगा। हाउ कैन वी कोप अप विद दिस सिचुएशन? चलें, आपका भी पॉइंट आ चुका है जुल्फिकार साहब। ये कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी ये मैटर करती है इस वक्त सारे मामलात में, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब भी कह रहे थे कि चलें 2% कर दिए, ये खुश आइंदा है, लेकिन आगे लेकर कैसे चलना है। एक जानिब IMF की सख्त शराइत भी हैं और वो सपोर्ट भी नहीं करता इस तरह के मामलात को। फिर दूसरी जानिब हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का एक दबाव पाकिस्तान जिस तरह से फेस कर रहा है, इसमें जो एंटिसिपेशन है लोगों की कि जी इसको मज़ीद कम किया जाए। 3 महीनों से पिछले हम देख रहे हैं कि इसमें खातिर खा कमी भी आई है, कुछ बेहतरी आई है। अब मामला कैसे बढ़ेंगे आगे? देखिए, अगर सारे पैनलिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं और जिस तरह अखबारात में छप रहा है, बहुत से जो वेल नोन इकोनॉमी के माहिर हैं, अगर वो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं तो हमारे पास कोई ऐसे फिर वजह नहीं है कि रीज़न नहीं है कि हम कहें कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अपने तौर पर कर रहे हैं और ये बात ठीक है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स आपको कंक्रीट बुनियाद पर आपको उठाना पड़ेगा। वो सबके लिए, वो वज़ीर-ए-आज़म से लेके एक छोटे सा ऑफिस जो है गवर्नमेंट का उस तक होना चाहिए, एक वजीर आला से लेकर उस छोटे ऑफिस तक जाना चाहिए, एक प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नर हाउस, तमाम चीफ मिनिस्टर हाउस, उनके खर्चे कम होने चाहिए। आज तो मैं पढ़ रहा था कहीं हद तक गालिबन जो पहला जो सहमाई है उसमें कोई 2652 अरब रुपए जो है वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, लेकिन शायद उसमें कोई खसारा आएगा, कुछ 100 का, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ 100 का उसका खसारा आएगा। और अगली सहमाई में फिर इनको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा जो है वो जो ओवरऑल जो एक है 12,970 का, उसको अचीव करने के लिए इन्होंने मेजर्स कोई उठाने हैं। और शायद एक गवर्नमेंट की मजबूरी है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें जो पार्लियामेंटेरियन की जो एक तरक्याती जो स्कीम है उस पर तो शायद खबरें जो आ रही हैं उस पर कट ना लगे, लेकिन ओवरऑल जो आपका PSDP है, फेडरल PSDP है, उस पे जरूर जो है वो कट लग सकता है कि वो कट हो। ये एक चैलेंज उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए है।
वैसे बाज़ाहिर उन्होंने कह दिया नई गाड़ियों पर पाबंदी है, आप जो है वो नई गाड़ियां नहीं खरीद सकते हैं, और जो टूर है और उनको काफी कट लगाने की कोशिश की गई है। ये और साथ में अगर इस तरह से चीजें आ रही हैं तो फिर मेरे ख्याल में चीजें बेहतर हो सकती हैं। अब 32 लाख जो वो बुरी तरीके से मेरे ख्याल में एफबीआर जो है वो कामयाब नहीं हुआ, कि वो उसकी नताइज कोई अच्छे नहीं आए हैं कि 32 लाख जो रिटेलर है आपने उनको टारगेट किया। अब उसके लिए कोई प्लान बना रहे हैं, कोई 3 हिस्सों में तकसीम करने का, कि पहला उसको जो है उनको कोई 10 लाख तक जुर्माने भी होंगे अगर जो है कोई छुपाएगा और गलत बयानी करेगा। किसी ने अब गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा वो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखा कि रिटेलर जो थे वो तो चले गए, हड़ताल पर चले गए, एक दिन उन्होंने हड़ताल किया, उसके साथ बातचीत किया, लेकिन वो मान नहीं रहे। कोई ऐसा आपने तरीकाकार करना है, लाना तो है, उसके बगैर तो नहीं होगा। ये जो रिटेलर है, कि रिटेलर जो है वो 1 रुपया भी जो है टैक्स गवर्नमेंट को ना दे और वैसे कमा ले महीने के लाखों रुपए, हजारों रुपए, छोटा बड़ा उससे बड़ा। तो ये उसके लिए देखिए ओवरऑल जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हाँ जरूर थोड़े से साइंस इस तरह से हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई आपका जो पॉलिटिकल जो आपका जो मसले मसाइल है उसको हावी नहीं होना चाहिए इस पर, इन तमाम चीजों पर सबको मिल के इस तरह करना चाहिए, वरना ये है कि फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि IMF का कोई जो अभी प्रोग्राम जो एक्सटेंडेड वो आपका प्रोग्राम है वो उसमें कोई उसमें आएगी, वो भी उसका मिल जाएगा पाकिस्तान को। चलें ठीक है, आपका टेक आके एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के मामला तो उन पर बात होगी। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई है। अब हम जो देख रहे हैं कि सियासत में जो मामला है उनमें जो केसेस भी सामने आ चुके हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस के हवाले से रिमार्क्स दिए कि वज़रा की तरफ से बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल की जो धमकी दी गई है, बानी PTI एक सिविलियन है, उनका मिलिट्री ट्रायल बाइस फ़िक्र है, जबकि अदालत ने बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल होने या ना होने से मुतालिक फेडरल गवर्नमेंट से वजाहत जो है वो 16 सितंबर तक तलब कर ली है। अब सवाल ये कि क्या बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल जो हम देख रहे हैं, जिसके हवाले से कुछ मिनिस्टर्स भी बात कर रहे हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ हलकों में, सियासी हलकों में भी चहमगोइयाँ हो रही हैं, ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, इस वक्त अदालती मूड भी क्या दिखाई दे रहा है, इन तमाम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये तो डराना धमकाना भी है और थोड़ी से उनको परेशान करना। अब वो बारीकियां उसमें देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत को कोर्ट ने भी कह दिया कि कोर्ट ने के रिमार्क्स अगर आप देखें कि उन्होंने कहा कि जी बोला वो भी सियासत है, उन्होंने कहा जी फलाने ने कहा था कि ये होगा, उन्होंने कहा ये भी सियासत है। तो सियासत के गिर्द सारा कुछ घूम रहा है और वो कुछ पहलू निकालेंगे और उसमें जो दोनों तरफ से हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात होती रही है। उसके बाद फिर स्टैंड ऑफ पोजीशन, फिर बहुत ज़्यादा वो, बल्कि आज मैं पढ़ रहा था कि बानी PTI ने तो अपने पार्टी के वो कह दिया कि स्ट्रीट उसकी एजिटेशन या उसके लिए मूवमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं उस मूड में जा रहा हूँ। वो भी अपने तौर पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने तौर पर प्रेशर, अब 16 सितंबर से पहले क्या होता है, किस तरह चीज़ों को वो देखते हैं, ये कर रहे हैं। बाकी ये है कि जाहिर है उनके वकील ने जो आज दलाइल दिए हैं, उन्होंने यही कहा कि काबीना को जो नए नैब के जो नए जो जारी हुए तरमीम जारी हुए उसके तहत काबीना ने कवर दे दिया, उसको काबीना को एक कवर दे दिया कि काबीना जो फैसला करती है फिर वो उसको आप वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन काबीना में दूसरी साइड का ख्याल ये है कि आपने हकायक छुपाए हैं। काबीना में तो सिर्फ आपने एक बताया कि एक ट्रस्ट सेलेक्ट में हकायक आपने छुपाए हैं और ये सारा कुछ डील हुआ है। बुशरा बीबी ने डील किया मलिक रियाज और उसको कुछ फ़ायदा मिला है बुशरा बीबी को और ये सारा कुछ कहानी बन रही है। किस तरह वो डेवलप करते हैं, किस तरह वो उसको चीज़ों को आगे लेके आते हैं, केस को किस तरह बनाते हैं, किस तरह चलाना, और कोर्ट पे भी डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या करती है। शाह साहब, मिलिट्री ट्रायल हम देख रहे हैं, खासतौर पे हुकूमत का भी बड़ा इसमें एक इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली जो सारे मामला हुए इसमें कहा जाता है कि बेनिफिशरी कहीं ना कहीं PMLN है इन मामला की।
अब ये जो मिलिट्री ट्रायल है, चूँकि हम बात ये करें कि इस वक्त अदालती फ़िज़ा भी कुछ मुख्तलिफ है, तो ये आसान होंगे मामलात? आमना, एक दो अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक तो ये कि आया वाकई कोई इतना बड़ा जुर्म था बानी पीटीआई का, इनडायरेक्टली क्या उन्होंने वाकई म्यूटिनी पे इन्वेस्टिगेट किया लोगों को, क्या वाकई जो है उन्होंने मुल्क में बगावत करने की कोशिश की, क्या वाकई उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि जाके वो रियासत के ख़िलाफ़ और इंस्टॉलेशंस को टारगेट करें। ये एक सवाल है जिसका मेरे ख्याल में जवाब अभी तक जो है वो मेरे ख्याल में हम नहीं दे सकते, हम खाली स्पेकुलेट करते हैं। दूसरा जो अहम नुक्ता है, क्या वाकई जो बानी पीटीआई थे या इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब थे या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो इतने ही मुल्क के गद्दार थे कि उनको इस तरह की सज़ाएँ दी जानी थी। जैसे कि आपने देखा कि त्यारा अगवा केस और बगावत का मुकदमा, मियाँ साहब जो है कुछ अरसे बाद बाहर चले गए और आराम से दोबारा वापस आके एंजॉय करते रहे। देखिए, एक चीज़ ये है कि सियासी केसेस और सियासी मामलात बिल्कुल ठीक है कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स के दरमियान मामलात ख़राब हुए और इस हद तक आ गई पोलराइजेशन की, अब वो एक दूसरे के साथ दुश्मनी पे उतर आए, मेरे ख्याल में ये कबल अज़ वक्त होगा। ये तो केस की नौइयत को देखेंगे, मामलात को देखेंगे कि आया वाकई मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए या उनका केस मिलिट्री ट्रायल के काबिल है, तो वो तो एक अलग बात है, फिर देख लेते हैं। लेकिन जैसे कि जज साहब ने कह दिया कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से जनरल फैज़ अमीर की गिरफ्तारी है और फिर सियासी बयानबाजी जो है हुकूमत की जानिब से और हुकूमत वज़रा की जानिब से, वो मेरे ख्याल में यही है कि वो देखना चाह रहे थे जो बानी पीटीआई है उनको ट्राई किया जाए 9 मई के केसेस के अंदर और उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ जाए। ये बरसर इक़्तिदार हुकूमत की ख्वाहिश है, वंस फॉर ऑल वो भी चाहते हैं कि उनसे जान छुड़ाई जाए। अब दूसरी तरफ मैं ये नहीं समझता कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि एक सियासी शख्स को या जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, चाहे उससे गलतियां हुई हैं, चाहे उसके मामलात ख़राब किए, लेकिन मैं ये भी नहीं समझता कि किसी भी तरीके से उनको ज़ाया किया जाए। क्योंकि इस वक्त देखें जो ट्राइका है, 3 आपकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है पाकिस्तान के अंदर जिससे आपका जमहूरियत का निज़ाम चलता है। अगर आपके पास एक चॉइस नहीं है तो दूसरी नहीं है तो तीसरी, इनमें से कोई एक जमात अगर जीत सकती थी तो वो मेरे ख्याल में इस दफ़ा उनका जैसे दावा है कि वो सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आए, और मेरे ख्याल में दावा गलत भी नहीं है। दोनों जमातें PPP और PMLN वो ऑलरेडी अपना क्लाउड खो चुकी हैं और वो लिमिटेड हुई हैं सिंध के पास और दूसरी जो है पंजाब के अंदर, बाकी कहीं आपको नजर नहीं आती छोटी मोटी जमातें जो है। तो आपने एक मुल्क का सियासी निज़ाम भी चलाना है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी चलाना है, और हमने दुनिया को भी ये बावर कराना है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत चला रहे हैं, चाहे वो जिस लेवल की भी जमहूरियत है, आप उससे अच्छी कहें या बुरी कहें। कल हम बात कर रहे थे कि अशराफिया की जमहूरियत है और सो कॉल्ड सोसाइटल एलीट इस मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता किसी भी लिहाज से इस हद तक मामला जाएंगे जिसमें आप मुकम्मल तौर पर किसी एक पॉलिटिकल एंटिटी को खत्म करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। कंपैरेटिवली आप फिर 2 पार्टी सिस्टम के ऊपर जाएंगे जो कि किसी भी लिहाज से बारियों की सियासत करेंगे, करप्शन फिर होगी, मामलात फिर वैसे ही होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी निज़ाम को चलाने के लिए बेशक अगर जितनी गलती है आप उन्हें सिविलियन कोर्ट में ट्राई करें, उन्हें सजा दें, वाकई अगर वो इन्वॉल्व रहे उसके ऊपर तमाम जराइम साबित होते हैं तो आपके पास अदालत का एक तरीक़ेकार है जिसके अंदर आप सजा दे सकते हैं। बाकी फौज अगर अपने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अपने जो मुजरिम है उनको ट्राई करना चाहते हैं, मुलजिम सॉरी, तो वो उनका अपना एक मैकेनिज्म है, वो करेंगे और इससे पहले भी करते रहे, लोगों को सजाएं देते रहे। अब्दुल्ला साहब की जानिब चलते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमने बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना होगा, स्पेकुलेशंस के ऊपर और ख्वाहिशात के ऊपर नहीं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, वही अगेन बात आ जाती है कि 9 मई के हवाले से अगर मामला उससे कनेक्ट किए जाते हैं तो ये पहले अदालत में मामला आ चुका है, अदालत कह चुकी है, उसमें क्लीन चिट एक मिल चुकी हुई है, कहा यह गया जी सबूत फराहम नहीं कर सके, कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती 9 मई के हवाले से। सो अब इस मामले को दूसरा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी है, उसके अगर बानी को इस तरह से सप्रेस किया जाएगा या इस तरह लेकर जाएंगे इन मामला, अनटिल अनलेस आप एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर प्रूफ्स के साथ ये मामले को आगे ना लेकर जाएं, तो बड़े इसके रेपरकशंस काफ़ी सख्त हद तक हम देख सकते हैं, रॉबस्ट हो सकते हैं। अब ये मिलिट्री ट्रायल का मामला इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, तो इसको किस तरह से लेकर चलेंगे वो? आमना साहिबा देखें, बात यह है कि जो सियासत होती है वो कवानीन से बालातर हुआ करती है, इसीलिए इसको आइन साज कानून साज असेंबली कहा जाता है, क्योंकि ये कवानीन बनाती है।
मस्बत सियासत जो है वो मुल्क बना देती है, तामीर और तरक्की करती है, और मनफी सियासत जो है वो तकसीम कर देती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि 9 मई के वाकयात के अंदर अब हम ये बिल्कुल किनारा कशी नहीं कर सकते। ये आपने टीवी ने सब ने दिखाया, और एक मीडिया ने नहीं, तमाम मीडिया हाउसेज ने देखा। हमने पता है कौन कौन लोग क्या बोल रहे थे, क्या क्या उनके ख्यालात थे, किस किस अंदाज के अंदर उन्होंने, सब सोशल मीडिया वगैरह कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। देखिए जनरल फैज हमीद सर, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी की जाने भी नहीं जाती ना गवर्नमेंट, जिसपे पीटीआई कहती रही है उसमें। देखें, मैं वही गुजारिश करूं कि जो एक वाहिद एप्लीकेशन जो उन्होंने कहा था बाबर अवान साहब ने, जो फॉरेंसिक कराने के लिए कि जी ये वीडियोस जो हैं या ये ऑडियोज जो हैं इनका फॉरेंसिक कराया जाए, 2 घंटे के बाद बाबर अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली थी। क्यों ले ली थी ये भी तो कोई पूछे, इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए बात यह है कि इस टाइम पे जनरल फैज हमीद साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस मौजूद है, और उनका केस जो है वो ये नहीं है। अगर आर्मी चीफ के मुतालिक जब बात की जाती है कि शायद ये कोई उनकी कोई जाती था, बिल्कुल मामला नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब वो फैज हमीद साहब यूनिफॉर्म में थे और आर्मी चीफ जो थे उनके बॉस थे, तो उस टाइम पे अगर वो उनका ट्रायल करना चाहते तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी, कोई एक लफ्ज मीडिया पे नहीं आता, क्योंकि ये उनके जेरे कमांड थे और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब दूसरी तरफ बात है, लेकिन जब मुल्क के मामलात और 9 मई के वाकयात के अंदर उनको देखा जा रहा है, उनको एक सहूलतकार के तौर पर, एक ऐसा प्लानर के तौर पर, तो वो फिर प्लानिंग किसके साथ की ये तो खैर बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि रियासत इस पे बख्शेगी बिल्कुल भी नहीं। और फिर बतौर वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर मतलब खारजा, आप जो भी होते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फायज होते हैं या चीफ सेक्रेटरी होते हैं, तो आप जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे आते हैं, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आईने पाकिस्तान उनका ट्रायल करने की इजाजत मिलिट्री कोर्ट को देती है। इसलिए आप उसको जो है बिल्कुल साइड पे नहीं कर सकते। अब जहां तक ठोस सबूतों की बात है, देखें जब भी आप कवानीन करते हैं, क्या मोहम्मद मुर्सी जो है अपने मुल्क में पॉपुलर नहीं थे अखवानुल मुस्लिमून, तो फिर इसका मतलब है कि, लेकिन फिर उनका एक ट्रायल हुआ, जो भी हुआ, मैं उसके ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर देन ही वेंट टू गैलोज। अब मसला यहाँ यह है कि ये एक मुल्क की सालमियत का बात है, और फिर अलीमा खान साहब अभी मोहम्मद मुर्सी की एग्जांपल दे रहे हैं, कोइंसिडेंटली आपने भी उसी साइड पे लेके गए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके बहुत सारी चीजें होती हैं, और कई ममालिक हैं, मगरब मुल्क के अंदर हैं जहाँ ट्रायल हुए। कोरिया के जो लेडी प्रेसिडेंट थी, क्या उनको हथकड़ियां नहीं लगी? क्या उनको जेल के कपड़े पहना के जो है हाथ पांव बांध के जो है अदालत में नहीं पेश किया गया? देखें यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो रहा। इसलिए जब भी मुआशरे मजबूत होते हैं, अगर आप इंसाफ करें, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे और गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए फर्क होगा, ताकत और कमजोर के लिए फर्क होगा, तो फिर यकीन माने कि इस मुल्क का निजाम आगे नहीं चलेगा। लेकिन रियासत पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, और इसका जो है मिलिट्री कोर्ट जो है वो क्या सिर्फ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रूफ्स भी होने चाहिए अपनी जगह पर। वो बात भी ठीक है आपकी। जी जी। क्या मगरिब के अंदर मिलिट्री कोर्ट नहीं है? क्या अरब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है? क्या अमेरिका के अंदर मौजूद नहीं है? क्या चीन में मौजूद नहीं है? क्या भारत में मौजूद नहीं है? क्या हम अनोनी बात कर रहे हैं सिर्फ? ये ऐसी बात नहीं है। जो भी है, चाहे वो ऑपोजिशन का आदमी है, चाहे वो हुकूमत का आदमी है, मैं हूं, अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, नहीं बख्शना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है कि जी जो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए, वो भी बहुत मैटर करते हैं। एहतशाम साहब, आई एम श्योर कि वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये मैं आपसे इत्तेफाक राय रखता हूं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपन ट्रायल की बात किया है। देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पे आपने जो जिक्र किया मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, मेरा ख्याल है ये प्रियम्प्ट किया था बानी पीटीआई ने कि उनको लग रहा था कि ये होगा, जब ये क्राइमन साबित होगी फैज़ हमीद के साथ तो ये होना था। देखिए, 2 रायें, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग राय आमना के मिलिट्री एक्ट के तहत बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जाता है, कोई सिविलियन अगर मिलिट्री के किसी ऑफिसर के साथ मिल के कोई कॉन्स्पिरेसी करता है और वो रियासत फेडरेशन और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होती है तो उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये एक राय एक ये भी समझी जाती है। देखिए, मसला क्या है, एक बड़ा सीरियस डिस्कनेक्ट है, और ये ज़ाहिर शाह जो बात कर रहे थे, ये इतना सिंपल नहीं है कि एकदम से पता चल जाए क्या होना और क्या नहीं होना। अब बात तो यह है कि ये तो अब फैसला करेगी अपना क्या कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या होना वो तो मामला कोर्ट में जाएगा। अब मसला जो है ना वो सारा का सारा हमारी सियासत आकर रुक गई 9 मई के ऊपर। अब देखें, एक तरफ पीटीआई है, उनके सपोर्टर हैं, वो कहते हैं 9 मई है ही नहीं है, वो तो इससे आगे जाते हैं, आपने ख़ुद करवाया। देखिए, हम ना अब पिछले 4, 5, 6 सालों से ये पाकिस्तान की अदालतों में ये चीज़ तय हो गई है कि ऑडियो वीडियो
जो कोई चीज़ होती है किसी के पास तो उसको प्रोविजिबल समझा जाता है एविडेंस के तौर पे। आप मुझे बताएं, इतनी ज़्यादा ऑडियो वीडियो एविडेंस है, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, और एक मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी और मैं फिर आपके सामने दोहराता हूँ, जिसको कोई PTI का आदमी नहीं रिफ्यूट कर सका। वो था कि आखिरी दिन ये शफकत महमूद साहब PTI के बड़े अहम रहनुमा, तालीम के वज़ीर, उनको कहा जा रहा है, और मैंने भी खुद सुनी है वो, कि जी ये ऊपर से ऑर्डर है, आपने जनाब जना हाउस जाना ही जाना है। तो कह रहे हैं कि भी क्यों जाना है? उन्होंने कहा ये जो आप काम कर रहे हैं ये सियासी तौर पे आप खुदकशी कर रहे हैं, ये किसी तौर पे ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी आपको कह दिया यही करना है, यही मुराद सईद को कहा गया, ये बाकी लोगों को कहा गया। और फिर वो कहते हैं मैं आपका इस बात में कभी कतई तौर पे, लेकिन यहाँ पे सवाल वो भी उठता है कि बानी PTI हिरासत में थे, फिर वो जो हिरासत में जिन्होंने लिया था फिर उन पे भी तो क्वेश्चन रेज होता है कि किस तरह से मामला, कैसे कनेक्शन बहाल हो रहा था, देखिए हमने उसको तो छोड़ देना, खाली बानी उनके पास एक बड़ा जवाब है बानी PTI के, जब जी वो कहते हैं मैं उस वक्त हिरासत में था, मुझे नहीं पता सारे लोग देखिए। ये तो फिर आपको यही जो अभी जो बात कर रहे हैं अब्दुल्ला, ये बात तो फिर साबित होगी ना, जब दूसरे दिन गुड टू सी कहा गया था उनको बनियाल साहब ने, उस वक्त पूछा गया था कि जी आपने ये कल जो हुआ आपने इस वाक़े को समझते हैं क्या हुआ? कहते मुझे पता ही नहीं। उन्होंने कहा जी अच्छा इतना बड़ा वाक़या हुआ आप इसको कंडेम करते हैं? कहते जी मैं जब जानते ही तो मैं कैसे कंडेम करूँ? आप देख लें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं बाबर रहमान साहब, वो कहते हैं बानी PTI को इस वाक़े का पता था। देखिए हम स्टेट ऑफ डिनाइल में रह रहे हैं, डिनाइबल प्लाजिबिलिटी भी हो ना तो बंदा उसकी तरफ जा सकता है। तो ये इतनी आसानी के साथ नहीं, वी हैव टू थिंक अबाउट इट विदाउट बीइंग इमोशनल। मैं बार-बार अगर आप मुझे इजाजत देंगे एक जुमला अगर मैं बोल दूं, ये आखिरी एक जुमला मुकम्मल करने दें मुझे। देखिए आमना जो आप बात कर रही हैं, अब हो क्या रहा है, जो आप कहते हैं ना जुडिशियल इंक्वायरी, भाई किस बात की इंक्वायरी की जाए? 400 केस हैं, 100 केस लगे हैं मिलिट्री कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट लेके बैठा हुआ है, 300 केस सिविलियन अदालतों में पड़े हैं, फैसले नहीं करते, आए दिन वो केसेस को लटकाए चले जा रहे हैं। जब आप केसेस को लटकाएंगे तो फैसला तो नहीं होगा। एक तरफ वो नहीं कर रहे, दूसरी तरफ कहते हैं जी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और भाई एक नॉर्मल प्रोसेस में जो केसेस चल रहे हैं उनको तो पहले चला लो ना, अगर वहां से तो फैसले आने दें। वैसे कर रही है अदलिया भी उनके साथ। मैं वैसे एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी, आखिरी बात है, और सुने यार सुने, जाहिर साहब तो बहुत बोल चुके हैं मेरी बात से, लेकिन एक चीज है, अगर आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी की भी हमायत कर सकते हैं, आप पॉइंट देती हूं, बिल्कुल नरम कोशा हो सकता है, लेकिन फैक्ट को डिस्टॉर्ट ना करें प्लीज। ठीक है, चलें शाह साहब। नहीं, मैं असल में शाम साहब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कल अब बानी PTI राजी हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, तो आपके ख्याल से वही लिखी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर देंगे तो आप उनको माफ कर देंगे फिर? क्योंकि अभी आपके पास केसेस है, कम से कम आपने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 9 मई से उनको मुबर्रा कर दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल हम तो कहते हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, आप इसे हाँ नहीं मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको मिलिट्री जी देखिए मैं मिलिट्री कोर्ट में करते, आप इनको ओपन कोर्ट में करते, आप इनको मुल्क की हाई कोर्ट में करते हैं, हम कहते हैं ट्रायल होना चाहिए। लेकिन एक सवाल पैदा ये होता है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ट्रायल खत्म हो जाएगा, ये माफ हो जाएंगे जैसे पहले 3-4 दर्जन लोग माफ हो चुके थे? कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो शख्स इन्वॉल्व था इन तमाम मामलात के अंदर, आप उसको ट्राई करके वाकई आपको पॉइंट है, मैं अब्दुल्ला साहब का भी पॉइंट ऐड कर दूं इसमें। अब्दुल्ला साहब कुछ कहना चाहते हैं? ना कर सके, लेकिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को आप क्या करें? देखें आमना बीबी, बात यह है, सीधी सी बात है, हाँ बिल्कुल माफ शायद कर दिया जाए। अगर बलोचों को माफ किया जा सकता है जिन्होंने 28 कत्ल किए हैं, बाकी लोगों को जो है माफ किया जा सकता है, गुलजार इमाम शंबे को माफ किया जा सकता है, सरफराज बंगलजई को माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इकरार जुर्म किया, ये नहीं कहा कि यानी कि आपने चोरी भी की और जूतों समेत आंखों में भी घुसे, ये नहीं होने दिया जाएगा बिल्कुल भी। अगर ये कोई समझ रहा है तो बिल्कुल वो मेरे ख्याल में गलत समझ रहा है, ये नहीं होने देंगे कभी भी। और उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान के साथ किसी ने नुकसान पहुंचाया, और इतना ज्यादा नुकसान, आप अंदाजा करें कि पूरी कौम को जो है आपने वरगला दिया, पूरे लोगों के अंदर नफरतों के पहाड़ आपने डाल दिए। हद ये हो गई है कि अपने GHQ के ऊपर, अपने जिना हाउस पे, अपने रेडियो पाकिस्तान पे, ISI के ऊपर, जुल्फिकार साहब को कुछ अगर पहले अब्दुल्ला साहब थोड़े से अल्फाज दुरुस्त कर लें। जी अब्दुल्ला साहब थोड़े से अल्फाज दुरुस्त करें, आपने तो सारे बलोचों को दहशतगर्द करा दे दिया, अल्फाज दुरुस्त कर लें। मैंने उन सारों का कहा बोला है आपने? आप देखिए मेरे पे प्लीज आपने क्या इल्जाम लगाए। आपने कहा, मैंने आपको नाम लेके बताया, मैंने गुलजार इमाम शंबे का कहा है, मैंने आपने कहा कि बलोचों को माफ कर दिया, आपने नहीं, मैंने किसका नाम लिया? मैंने सारे बलोचों का कब बोला? आप चंद लोगों का
चंद लोग ये काम कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, आप पता नहीं, आपको मेरे ख्याल में मसला कोई और है, आपको प्रॉब्लम कोई और है जो आप इस पे मेरे पे इल्जाम डाल रहे हैं। प्रॉब्लम आपका नहीं, ये प्रॉब्लम आपका नजर आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका नजर आ रहा है कि आप भड़क रहे हैं, आप भड़क रहे हैं। मसला आपका, मेरे ख्याल में मसला आपका है, मसला गलत बात मंसूब न करें। मैंने बिल्कुल बलोचों की बात नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है बात की है, मामले को यहाँ पे मैंने उनका नाम लिया है, 2 बंदों के बकायदा नाम लिए। एहतशाम साहब कुछ कह रहे हैं। जी एहतशाम साहब, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक बात में वजन है कि जो जाहिर शाह बात कर रहे थे ना कि जी कल ये फैसला हो जाएगा, भाई आप अपना जुर्म तो मानेंगे ना। माफ़ी तो तभी उसी सूरत में होती है कि जब आप कहें कि जी मुझसे गलत हुआ। आप तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप तो ना सिर्फ ये कहते बल्कि कहते हैं आपने फ़ौज ने खुद ये करवाया। हम ना 200 जगहों पे आप इतना कुछ खिलवाड़ करें जो मोदी और उसके साथी नहीं कर सके, आपका क्या ख्याल है वो पी जाएंगे? ये वो रेड लाइन है। मैं आपको बताऊं, खुदा ना खास्ता इससे मुल्क का भी नुकसान होगा, पीटीआई का तो जो नुकसान हो रहा है अपने लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो आप आने वाला वक्त बताएगा कि मामला किस जानिब जाते हैं। कि आप जैसे एहतशाम साहब भी कह रहे हैं, आप तमाम शुक्रिया अदा करते हुए, जैसे एहतशाम साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो अभी तक तो ये वाले मामला दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह से बानी पीटीआई बार बार कह चुके हैं कि उनकी जानिब से 9 मई की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे क्योंकि वो हिरासत में थे। अब आगे जाके ये मामला किस जानिब जाता है, मिलिट्री ट्रायल होता है या नहीं, ये सवाल आप पे छोड़ जाते हैं और वक्त पर छोड़ जाते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।